आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। यहाँ पर सारी खबरों की बात करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर आज क्या क्या निकल कर आया है। क्राइमिया से पहले हम खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज तारीख है 1 दिसंबर की। जी हाँ, 1 दिसंबर दिन सोमवार का यानी मंडे। और पहली खबर क्राइमिया से निकल कर आई है। क्राइमिया से खबर कहती है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा एक रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रूसी रक्षा मंत्रालय के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को यहाँ पर असैसिनेट करने की, इनका मर्डर करने की कोशिश की गई थी क्राइमिया में, लेकिन एफएसबी यानी रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस चीज को होने से रोक लिया और एक आतंकवादी हमला टाल दिया। बात करते हैं फ्रंटलाइन की। आज मैं आपके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स नहीं पढ़ूंगा, ये नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, जैपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। आज मैंने आपके लिए सारी रिपोर्ट्स की संख्या जोड़ दी है। और सारी रिपोर्ट्स की संख्या को अगर जोड़ के बात करें तो आज की संख्या रूसी रक्षा मंत्रालय के हिसाब से 1315 है। कहने का मतलब कि रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 1315 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे या फिर घायल हुए थे नुकसान के तौर पर, ये बताया गया है। हुलियापोल शहर के आसपास कुछ कंटेस्टेड इलाके, बहुत कुछ क्या बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पर। एक्चुअल जो फ्रंट लाइन है और वीडियो सबूत, इनमें काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जनरेट हो जाती है। लेकिन स्टिल अगर मैं अपना एक अनुमान बताऊं तो मेरा एक अनुमान कहता है कि हुलियापोल शहर के अंदर काफी सारे रूसी सैनिक ऑलरेडी मौजूद है। ये परमानेंट सैनिक नहीं है, कहने का मतलब अभी कब्जा नहीं किया है रूसी सेना ने। ये रिकॉनेसेंस फोर्सेस है जो कि यूक्रेनियन सेना के रक्षा की जांच करना चाहती हैं, कितनी मजबूत रक्षा है यूक्रेनियन सेना की, इन चीजों की जांच करना चाहती हैं, जिस कारण से यहाँ पर बहुत से सैनिक ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अभी कोई वीडियो सबूत निकल कर नहीं आए हैं, जिसका कि हम इंतजार करते हैं। खैर, ये बहुत सारा इलाका अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो ये इस तरीके से लाल रंग में दिखाया जा सकता है, रूसी सेना का कब्जा। लेकिन बिना वीडियो सबूत के अभी के लिए मैं नहीं दिखाने वाला हूं। लिबरेटेड टेरिटरीज अगर एक चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपको एक अनुमान आपको बताने की कोशिश करूं, इन नवंबर 2025 लिखा भी है वैसे, द रशियन आर्मर्ड फोर्सेस liberated over 700 square kilometer of territory in the northern military district। 700 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है कि आजाद करवाया गया है रूसी सेना के द्वारा। और ये ग्राफ किस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है ये भी आप देख सकते हैं। ये लेटेस्ट है, ये नवंबर 2025 का। बाकी सारे महीने इससे कहीं ना कहीं कम देखने को मिलते हैं, जिससे हमें एक बात पता चलती है कि अभी ये जो बीता महीना था ये रूस के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ पर हुलियापोल फ्रंटलाइन की बात कर ले, यहाँ काफी सारी सफलताएं मिली है रूस को। साथ ही साथ पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड में भी बहुत सारी सफलताएं मिली है। यहाँ से कुछ देखने के लिए बहुत ज्यादा खास है नहीं, इसलिए मैं आपको कॉन्स्टेंटिनोव की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पर एक बहुत खास चीज देखने को मिली है। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक सफलता है रूसी सेना की। इसको बहुत डिस्कशंस के बाद और बहुत गहन चर्चा के बाद मैप किया गया है किसी तरीके से। यहाँ पर अगर देखें कि इसका मतलब क्या है इस चर्चा का, तो इस चर्चा का मतलब ये है कि ये जो एक अजीब से नाम का गांव है, इसको के रीड करूं या ना करूं, ये साइलेंट है या क्या है, जो भी है, लेकिन आप नाम देख ही सकते हैं। ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा इस रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर। ये बदलाव तो कर दिए गए, कुछ मैदानी इलाके भी यहाँ पर रूसी सेना के कंट्रोल में दिखा दिए गए, लेकिन यहाँ से करना क्या चाहती है रूसी सेना, ये समझना अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ। क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, येलो रंग में मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, दो मुख्य रूप से शहर देखने को मिलता है। पहला तो हमें मालूम ही है, कॉन्स्टेंटिनोव का शहर की हम बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हब है यूक्रेनियन फोर्सेस का, जो कि अब रूसी सेना यहाँ पर युद्ध लड़ भी रही है। पहला तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, एक और बड़ा शहर है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ से सप्लाई आती है यूक्रेनियन सेना के लिए कॉन्स्टेंटिनोव का शहर में। और यहाँ पर सप्लाई कहाँ से आती है, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, स्लोवियांस्क और ये जो दोनों शहर है
ये दो बड़े शहर मौजूद है। डोनेट्स्क राज्य में सबसे बड़े शहरों के तौर पर इनकी गिनती की जाती है और इसी सप्लाई रोड को तोड़ने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं रूसी सेना द्वारा। अगर लाल रंग में एक एरो खींचकर हम देखते हैं डिस्टेंस नापने के लिए, लगभग ये कितना डिस्टेंस हो सकता है रूसी सैनिकों के आसपास से, ये 6 से 7 किलोमीटर है अगर इस सफलता को काउंट कर लेते हैं। और इन जनरल अगर एक हम नॉर्मल भी देखने की कोशिश करें यहाँ से पास वाली फोर्सेस देखें कॉन्स्टेंटिनोवका की ओर, तो ये आप देख सकते हैं ये 12 किलोमीटर, जी हाँ 12 पॉइंट समथिंग किलोमीटर देखने को मिलता है। और उत्तरी छोर से देखें तो भी ये लगभग 12-13 किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि रूसी ड्रोन्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये शॉर्टर फ्रंट लाइन को अगर छोटी वाली को अगर अकाउंट में ले ले तो ये 6 से 7 किलोमीटर हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर रूसी सेना कॉन्स्टेंटिनोवका शहर में यूक्रेनियन सेना की सारी सप्लाई बंद करना चाहती है, जिसके उद्देश्य से नॉर्दर्न फ्लैंक से, उत्तरी छोर से ये हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अभी के लिए एक बहुत अच्छी सफलता काउंट की जा सकती है रूस के लिए। हालांकि इस सफलता को कितनी देर तक होल्ड, कितने दिन तक होल्ड कर पाएगा रूस, ये एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। जब तक हम यूक्रेन के लिए एक और समस्या फिर से देख लेते हैं, वैसे हम इसको अक्सर देखते हैं लेकिन अगर देखें कि यहाँ पर क्या बीत रहा है तो आप देख सकते हैं जितनी भी सप्लाई रोड्स है ये सारी बंद हो चुकी है और मैदानी इलाकों से कुछ कोशिश की जा रही है यूक्रेनियन सेना को सप्लाई करने की, लेकिन यहाँ पर भी एफपीवी ड्रोन्स का पूरी तरीके से बोलबाला है। कुल मिला के कॉन्स्टेंटिनोवका शहर के साथ साथ सीवियर्स्क शहर में भी कोई सप्लाई अब तो आ ही नहीं पा रही है। कॉन्स्टेंटिनोवका के लिए तो कोशिश जारी है रूस के द्वारा, लेकिन सीवियर्स्क में हालात ऑलरेडी इंसर्कलमेंट जैसे कर दिए हैं रूसी सेना ने। एक छोटी सी सफलता ये मार्क की गई है यूक्रेन के खाते में, ये लिखी गई है यहाँ पर कुछ काउंटर अटैक्स में कुछ सफलता आंशिक रूप से मिलती हुई दिखाई देती है यूक्रेन को, लेकिन लिमान शहर की ओर देखें तो बहुत सारी एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स हमें दिखाई देती है। एक वीडियो हम देखने की कोशिश भी करते हैं, शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल जाए, वैसे ऐसा अक्सर होता नहीं है। यूक्रेनियन सैनिकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की बमबारी बस हुई और बहुत छोटी वीडियो थी, इसे हमने जल्दी से देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सफलता 9 दिन पुरानी वीडियो निकल कर आई है जिसके आधार पर ये मार्क की गई है। ये 9-10 दिन पहले की ही सफलता है, लेकिन आज ये वीडियो निकल कर आई जिस कारण से ये सफलता आज मार्क की गई है। आगे बढ़ते हैं। कुपियांस्क फ्रंट लाइन बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए, और रिपोर्ट्स की बात तो हमने कर ही ली है। मैंने आपको यूक्रेन के नुकसान बता दिए। आज की सारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कि ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस, युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस, सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस, इन सारी रिपोर्ट्स को मिला दे तो 1315 यूक्रेनियन सैनिकों का एक संख्या बल निकल कर आता है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया था। वोवचांस्क शहर में भी रूस की सफलता अब तेज होती हुई दिखाई देती है यहाँ पर, क्योंकि देखें तो ज्यादातर शहर वीडियो सबूत के आधार पर ऑलरेडी लाल रंग में कर दिया गया है और ये कंटेस्टेड इलाके हमें बताते हैं कि यूक्रेन के लिए समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। सुमी फ्रंट लाइन में कुछ खास नहीं। बेलगोरोड से हम एयर डिफेंस फोर्सेस की एक्टिविटी देखते हैं। एक में 32 यूक्रेनियन ड्रोन्स मार गिराए गए थे, ऐसा इसमें जिक्र है। इसके अतिरिक्त तो और मुझे कोई रिपोर्ट दिखती नहीं है, इसलिए आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बात करते हैं राजधानी मॉस्को से। एक कोई नई खबर नहीं, एक है तो पुरानी खबर लेकिन शायद इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ साल 2021 में आखिरी महीने में क्या कुछ बीता था, यानी ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 1 या 2 महीने पहले, क्योंकि फरवरी 2022 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। और आज जो हालात है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये भी देखते हैं। ड्यूरिंग अ सेरेमनी फॉर द प्रेजेंटेशन दिस पुतिन डिफाइंड ऑब्टेनिंग सिक्योरिटी गारंटीज। जी हाँ, 1 दिसंबर को आप चाहे तो जब तक रीड कर सकते हैं, बीच में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान भाषा में। 1 दिसंबर 2021 को पुतिन एक ऐसी बात कहते हैं जो कि लाजमी थी। पुतिन की मांग थी कि सिक्योरिटी गारंटीज मिलनी चाहिए पश्चिमी देशों से, क्योंकि मुख की बात, जो बोलने वाली बातें होती
हैं कि नाटो एक्सपैंड नहीं करेगा ईस्ट वर्ड्स और रूस की तरफ और आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारी बातों को प्रूव करने से फेल हो गए पश्चिमी लीडर्स। इसलिए अब पुतिन सिक्योरिटी गारंटीज चाहते थे। 2 दिसंबर को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव, ये विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भी एक अल्टीमेटम पेश किया कि यूक्रेन में जिस तरीके से भर भर के हथियार भेजे जा रहे हैं और ये जो सिचुएशन बन रही है ये बहुत खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहता है, रशिया के इंटरेस्ट्स को यहाँ पर अकाउंट में नहीं लिया जाता, तो रशिया इस चीज के लिए फोर्स हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ अपनी सेनाओं का उपयोग करके रूस को अपने लिए आंसर्स निकालने पड़ेंगे, अपनी समस्या का इलाज खुद करना पड़ेगा। 17 दिसंबर को रशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक पब्लिश करती है एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो कि रूस चाहता था कि अमेरिका साइन करे। इसमें वो एश्योरेंस थी कि नाटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा, मीडियम रेंज मिसाइल्स और ये इत्यादि अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स रूस की बॉर्डर के आसपास कहीं तैनात नहीं की जाएंगी। पूर्व यूएसएसआर के जो टूटे हुए देश हैं इनको नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, जो कि रशिया के कंसर्न्स थे। लेकिन इन सबको इनका एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है और चीजें जिस तरीके से डेवलप होती हैं इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। 3 साल पहले की कुछ घटनाएं मैंने आपको बताई, उस समय भी पुतिन ने आखिरी समय तक ये कोशिश की थी और एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी दिया था अमेरिका को, रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने कंसर्न्स को समझाते हुए। लेकिन अमेरिका उस समय माना नहीं। उस समय जो बाइडेन की सरकार थी और जो बाइडेन एक बहुत अच्छे लीडर है नहीं, सबकी दृष्टि में, शायद किसी की दृष्टि में हो सकते हैं, किसी की नजरों में जो बाइडेन एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मेरी नजर में तो एटलीस्ट नहीं है। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये एक अमेरिकन मंत्रालय ही कह सकते हैं, अमेरिकी सरकार के एक मंत्रालय ने रशिया के स्पेशल एनवॉय को लीडरशिप इन फॉस्टरिंग यूएस रशिया डायलॉग के अवार्ड से सम्मानित किया है। पुतिन के स्पेशल एनवॉय हैं जिन्होंने बहुत कोशिशें की है रूस और अमेरिका के बीच में जो ठंडी पड़ चुकी बातचीत है इनको वापस से शुरुआत करने की, और इनकी कोशिशें रंग भी लाई हैं जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। पुतिन मीटिंग विद विक्टॉफ, अमेरिकी स्पेशल एनवॉय ट्रंप के द्वारा भेजे गए विक्टॉफ से पुतिन की मुलाकात होगी, आज ही होगी। शेड्यूल फॉर टुमारो विल टेक प्लेस इन द आफ्टरनून। अच्छा, आज नहीं होगी, ये कल होगी। रशिया इन इंटरेस्टेड इन द सक्सेस ऑफ यूक्रेनियन सेटलमेंट एंड विल नॉट कंडक्ट डिस्कशंस थ्रू द मीडिया। मीडिया की मौजूदगी नहीं होगी इसमें, इसलिए अगर इस पर कोई ब्रेकिंग न्यूज ना आए तो हैरान मत होइएगा। और अगर कोई क्लेम करता है कि उनके पास ऑफिस के अंदर बैठे हुए सोर्सेज हैं तो समझ जाइएगा कि वो उड़ती उड़ती खबरें हैं। जब तक सरकारें नहीं चाहती कि कोई खबर आपके पास आए तब तक कोई खबर अक्सर नहीं आती है। और रशिया के केस में ये चीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर पुतिन चाहते हैं कि ये जो मीटिंग है विक्टॉफ और उनके बीच में ये मीडिया के बिना हो, उनकी प्राइवेसी का ध्यान दिया जाए, तो फिर ये होगा ही होगा। स्टेटमेंट बाय नाटो रिप्रेजेंटेटिव्स, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया था कि नाटो के द्वारा जो स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं रशिया के ऊपर और अलग अलग प्रकार के, ये सारे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और ये बताते हैं कि यूरोपियाई देश बहुत भूखे हैं युद्ध के, युद्ध चाहते हैं, एस्केलेशन चाहते हैं। 89 ड्रोन्स का उपयोग किया था रूसी सेना ने हमले करने के लिए। डॉनबास के बारे में एक रिपोर्ट है, इवन इफ ऑर्डर्ड द यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस विल नॉट लीव डॉनबास, ट्रम्प्स प्लान इज कैपिटुलेशन अ यूक्रेनियन सोल्जर। पहली बात तो जेलेंस्की नहीं मानने वाले ट्रम्प का प्लान, दूसरी बात यूक्रेनियन और जो मंत्री हैं सरकार में वो नहीं मानने वाले, और अगर एक बेस्ट केस ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल केस, पूरी सरकार मान जाती है तो सैनिक नहीं मानने वाले। सैनिक भी इतने समय से ये युद्ध लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? अगर आज उनसे कह दिया जाता है यूक्रेनियन सरकार के द्वारा कि आप पूरी डॉनबास की धरती को छोड़ दीजिए, शांति हो चुकी है, तो यूक्रेन के सैनिक पूछेंगे कि हमने अपना देश को बर्बाद होते हुए देखा, हमने ये सब कुछ देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। किस लिए? क्या इसके लिए कि हम 3 साढ़े 3 साल तक, 4 साल तक युद्ध लड़ने के बाद और अपने
परिवार वालों को खोने के बाद इस तरीके से फिर हम पीछे हट जाएं, अपनी हार स्वीकार कर ले, अपनी धरती दे दे रूस को। अगर ऐसा है तो फिर ये सरकार के लिए भी बहुत बहुत बुरी बात होगी, और ये सैनिक करने भी नहीं वाले, क्योंकि सैनिक भी अब पीछे नहीं हटते दिखाई देते। ये यूक्रेनियन सैनिकों का ऑन द रियलिटी, क्या उनका मूड है, क्या उनका मन है, किस तरीके से यूक्रेनियन सैनिक सोचते हैं चीजों को लेकर, ये मैं आपको इस रिपोर्ट के आधार पर समझाने की कोशिश की। These are important days and much can change. जेलेंस्की ने कहा था नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ बातचीत के बाद कि ये बहुत जरूरी दिन है और बहुत कुछ चेंज हो सकता है इन दिनों में। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। शायद कुछ कोशिशें हो जाए, कुछ दिखता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंत में मैं लिखित रूप से ये बात दे सकता हूँ, मेरा अटूट विश्वास है और साथ ही साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये 3 साल के युद्ध की, कि कुछ नहीं बदलने वाला और ना ही ये युद्ध खत्म होने वाला है। यरमाक ट्राइड टू गेट मलयूक फायर्ड। यरमाक जिनको कि डिसमिस कर दिया गया है, ये जेलेंस्की के ऑफिस के यानी यूक्रेनियन राष्ट्रपति ऑफिस के सारे कामकाज देखते थे, ये हेड थे राष्ट्रपति ऑफिस के। यरमाक इनको हटा दिया गया भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन भ्रष्टाचार में निकाले जाने से पहले आखिरी एक हफ्ता ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस चीफ, ये जो बीचों बीच में आपको व्यक्ति दिखा रहा हूं, ये बीच में जो बैठे हुए हैं, इनको फायर कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली थी एक प्रकार से यरमाक को सेव करने की, कि आपको भ्रष्टाचार में आपको दोषी नहीं ठहरा जाएगा, मैं आपको बचा लूंगा, आपकी इज्जत बचा लूंगा। लेकिन ये कर नहीं पाए, जिस कारण से यरमाक इनके ऊपर गुस्सा थे और ये जेलेंस्की के ऊपर भी शाउट किए थे, यानी चिल्लाए थे। जब ये बात है 21 तारीख की, नाबू जो कि यूक्रेन की एंटी करप्शन एजेंसी है, इनको अधिकार मिल गए थे सारे सरकारी ऑफिसेज में, खासकर यरमाक के ऑफिस में जांच करने के, राष्ट्रपति ऑफिस में जांच करने के। एंड ऑन द 28 नवंबर के दिन इनके जांच करने वाले लोग, एंटी करप्शन एजेंसीज के लोग आते हैं सरकारी क्वार्टर में और यरमाक के सारे फोन, टैबलेट्स और भी इनके कंप्यूटर्स या लैपटॉप जो भी हैं, इनके डिवाइसेस, इनको सीज कर लेते हैं। सेम डे पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ये जो एंटी करप्शन ऑफिशियल्स हैं, इनको पता चलता है कि यरमाक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जेलेंस्की के पास जाते हैं, उनसे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है और यरमाक का सरकार में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये सिस्टम को पैरालाइज कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिस्टम पैरालाइज ना हो जाए, वेंटिलेटर पर ना चला जाए, तो यरमाक को आपको हटाना ही पड़ेगा। जिनकी बात मानकर जेलेंस्की यरमाक को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और देयर वाज इवन अ सीक्रेट चैट इनसाइड द गवर्नमेंट वेयर ऑफिशियल्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू रिमूव यरमाक। एक सीक्रेट चैट हुई थी जो कि सबके सामने नहीं आई। चैट मतलब बातचीत, ऐसा नहीं कि मोबाइल पर चैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बातचीत, एक सीक्रेट मीटिंग की तरह आप समझिए इसको। ये भी हुई थी जिसमें यरमाक को हटाने के लिए सारी कोशिशें की गई। और जब यरमाक से कहा गया कि आप रिजाइन कर दीजिए, जब ये बात जेलेंस्की ने कही, यरमाक स्नैप्ड, उनको बहुत गुस्सा आया, शाउटेड एट द प्रेसिडेंट जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर चिल्लाए। यरमाक इन्होंने शोर शराबा कुछ किया एंड एक्यूज्ड एवरीवन अराउंड हिम, अपने आसपास सभी मौजूद लोगों को इन्होंने उल्टा सीधा कहा। और इसका नतीजा यह हुआ कि जहां जेलेंस्की को थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती यरमाक से कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, लेकिन इन्होंने फिर वो रिक्वेस्ट भी नहीं की और उसी समय तत्काल इनको हटा दिया गया। ये सारी पॉलिटिकल क्राइसिस यूक्रेन में देखने को मिलती है और यही बात खत्म नहीं होती। ठंडी का महीना आ चुका है, राजधानी कीव के ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिजली है नहीं, हीटिंग सिस्टम में बहुत दिक्कत है, सरकार में उथल पुथल जारी है, जो कि नाम की सरकार है। रूस फ्रंट लाइन्स पर, हर फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अब खार्किव फ्रंट लाइन में भी अब आगे बढ़ने लगा है, जैसा कि मैंने आपको एरोज के माध्यम से समझाया। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।